हेलो स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम बोर के मॉडल के बारे में बात कर रहे थे और हमने सोच समझा कि किस तरीके से रदरफोर्ड साहब जो है फेल हो गए थे और समझा नहीं पाए थे कि जो हमारा एटम है वो स्थिर कैसे रहता है और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस यानी नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं तो वह ऊर्जा, उन्होंने कहा था वह घूमते हैं, तो बात हुई थी अगर वह घूम रहे हैं तो ऊर्जा निकलेगी उनमें से। तो एक समय आएगा जब सारी ऊर्जा निकल जाएगी और वह जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिकीय में जाके जो है गिर जाएंगे या उसमें जाके ठहर जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा परमाणु है वो अस्थिर हो जाएगा। बट लेकिन देखने को हमें ये मिला कि परमाणु तो स्थिर होता है, तो कहीं ना कहीं रदरफोर्ड फेल हो गए थे यह बताने में कि परमाणु में स्थिरता कैसे आई। वहीं ये जो बात हो रही थी हमारी बोहर के मॉडल को लेकर। तो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा और उन सब के बाद में कुछ और चीज़ों के बारे में जानकारी ली। फिर हमने बोर के मॉडल को समझा। तो बोर साहब ने भी जो अपना मॉडल दिया वह केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु हैं उन पर लागू होता है, जैसे कि हाइड्रोजन। और हमें ये देखने को मिला कि बोर साहब ने बता तो दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने निश्चित कक्ष में जो है घुमा करते हैं, और जब वह अपने निश्चित कक्ष में घूमते हैं तो वह उसमें ना ही ऊर्जा विसर्जित करते ना ही ग्रहण करते। तो हमने उनको एनर्जी लेवल्स कहा, यानी ऊर्जा स्तर कहा। लेकिन कहीं ना कहीं बोर का जो मॉडल था वो भी फेल हुआ कुछ बातों को, जैसे जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ये सब बातों को बताने के लिए। अब आगे की जो चर्चा होगी इस लेक्चर में वो होगी हमारी बोर बरी स्कीम को लेकर। और जो मैटर है उसका दो यानी डबल बिहेवियर, यानी दो तरीके का जो बिहेवियर है, जो दो तरीके की जो प्रवृत्ति दिखाता है हमारा पदार्थ, उसको लेकर भी चर्चा हम करेंगे। तो आज की कक्षा में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको जो आपकी पुरानी बातें जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में करी हैं वह आपको पता होनी चाहिए, उनके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब हम आगे करके एक-एक करके बढ़े तो आप अपने पीछे बातों को आगे की जो हमारी बातें हैं उनके साथ जोड़ पाएँ। अब बोहर-बरी योजना क्या है? विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। यानी जब हम इलेक्ट्रॉन्स को कक्षों में बाँटते हैं कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएँगे, के में कितने जाएँगे, एल में कितने जाएँगे, एम में कितने, एन में कितने, और भी आगे ऐसे चलता रहेगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक परमाणु के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन की वितरण का सुझाव बोर और बैरी ने दिया। यानी एक परमाणु के जो विभिन्न कक्ष हैं, वह कक्ष जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे और घूमेंगे, उनमें यानी रहते हैं या घूमते हैं, उनमें वितरण इलेक्ट्रॉन्स का कैसे होगा, इसका जो सुझाव है बोर और बैरी ने दिया। विभिन्न ऊर्जा स्तरों या कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। अब ये नियम आपको पता होने चाहिए। कौन से ऐसे नियम हैं जिनका हमें पालन करना है जब हम इलेक्ट्रॉन्स को कक्षों में लिखेंगे। अब एक विशेष कवच में, यानी अगर हम बात करें एक विशेष शेल में, जिसको हमने बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेल, यानी ऊर्जा का जो हमारा शेल है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र 2 की पावर n स्क्वायर, याद रखिए। और जो n है ये शेल है, शेल नंबर, जैसे कि k, l, m, n। इसका शेल नंबर 1 हो गया, इसका l का 2, इसका 3, इसका 4। फॉर्मूला है 2 की पावर n स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 से गुणा करेंगे तो 2। तो k में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं। ये हमारा l है, l में कितने जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 2 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 2 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 2 32। तो इस तरीके से जो है इन जो शैलों में इलेक्ट्रॉन को रखा जाएगा। तो जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिए और लिख लीजिए कि ये जो तरीका है यही लिखा जाएगा जो है सेल में,
और इसी तरीके से आप जो है सेल में इलेक्ट्रॉन्स को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन को तब तक दिए गए शेल में नहीं समायोजित किया जाता है जब तक कि आंतरिक कवच में भरे नहीं होते। देखिए, कहने का मतलब है कि ये की है एल, एन। अब समझाने के लिए मैं आपको एक बस दिखाता हूँ। ये बस है और ये इसमें सीट्स लगी हुई हैं। अब यहाँ से क्या है, गेट है, और यहाँ से जो है लोग आ रहे हैं। तो कंडक्टर क्या बोलेगा कि जी सबसे पहले पीछे वाली सीट भरेगी, फिर उससे आगे वाली, फिर उससे आगे वाली, फिर उससे आगे वाली। कोई कहीं भी नहीं बैठेगा। सबसे पहले पीछे से बैठना शुरू करेंगे, कोने की सीट से। ऐसे एक एक करके भरते हुए जाएंगे। यही सेम एटम में होता है। तो सबसे पहले के फिल किया जाएगा, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सबसे पहले के में आएंगे, फिर एल में आएंगे। जब एल भरेगा फिर एम में आएंगे, और एन भर गया तो एन में आएंगे, और ऐसे आगे चलते रहेंगे। तो सबसे आंतरिक जो हमारा शेल है वह भरा जाएगा। उसके बाद बाहरी शेल जो है आप उनको भरेंगे। एक परमाणु का जो बाहरी शेल 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन को संयोजित नहीं कर सकता, तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, भले ही इसमें अधिक इलेक्ट्रॉन को संयोजित करने की क्षमता हो। चाहे वो और इलेक्ट्रॉन रख ले, याद रखिएगा, चाहे उसके पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, बट वह कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? सिर्फ 8। आगे बढ़ते हैं। के एल एम 2882 है ना। तो मान लो ये कैल्शियम आ गया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। और एटॉमिक नंबर मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी यही होता है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 20 होती है। तो के एल एम एन, पहले में गए 2, अब बचे कितने? 18। 8 में एल में कितने गए? 8। बचे कितने? 10। अब देखने को एम में तो ज्यादा जा सकते हैं, बट 8 से ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन 8 से ज्यादा नहीं जाएंगे। 8, 18 हो गए, बचे कितने? 2। लास्ट एन में कितना गया? 2। तो इस तरीके से आप भरेंगे सारे। अब मैग्नीशियम, के एल एम, जिसकी संख्या है 12, 2, 8, 2। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपको एल्यूमिनियम भरना है 13। तो अब आप जल्दी से बताइए, इसको भर के दिखाइए। फिर उसके साथ साथ मेरे साथ चेक करिए कि क्या आपने सही भरा है या गलत भरा है। अब देखिए, पहले में गए 2, फिर उसके बाद आए 8, फिर बचे कितने? 10। इसमें आ गए 3। ऐसे ही 9। 9 होता है फ्लोरीन का, के एल एम। तो बचे कितने? 7। इस तरीके से आपको भरना है। वहीं पोटेशियम कितना होता है? 19। 2, 8, 8, 1। पदार्थ का द्वैत व्यवहार। अब बात करते हैं हम डुअल नेचर। पदार्थ के दो व्यवहार होते हैं। कौन से दो व्यवहार होते हैं वही हम बात करते हैं। 1924 में एक फ्रेंच भौतिक विद्वान जो थे, या भौतिक हम बात कर लो, भौतिक विशेषज्ञ जो थे, ने यह विचार आगे बढ़ाया कि फोटॉन्स की तरह सभी पदार्थ के कण, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, अणु, भी द्वैत चरित्र का धारण करते हैं। यानी इन्हें दो तरीके का जो है इनमें व्यवहार देखने को मिलता है। कण चरित्र तथा तरंग चरित्र, यानी हर एक का पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। किसी कण में संबंधित तरंग को पदार्थ तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहा जाता है। तो अगर उसके अंदर कोई मैटर वेव है, यानी तरंग है, जो भी वेव यानी जो भी तरंग ऐसे पदार्थों के साथ संबंध रखती है जो कि दो तरीके का व्यवहार बताते हैं, तो उन्हें हम डी ब्रॉगली वेव यानी डी ब्रॉगली तरंग या फिर पदार्थ तरंग कहते हैं।
अब रिलेशन क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। आपको ये सीधे सीधे फॉर्मूले याद रखने हैं। पी मतलब मोमेंटम, एच अपॉन एम वी। तो एम क्या है, कण का द्रव्यमान मास हो गया, और वी क्या है, कण का वेग वेलोसिटी, तो ये हो गया मोमेंटम, और पी क्या है, कण का संवेग यानी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ये आपको याद रखना है। उपरोक्त समीकरण को डी ब्रॉगली समीकरण कहा जाता है और लैम्डा को डी ब्रॉगली तरंगार्थ कहा जाता है। डेविसन और गार्मर का प्रयोग चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स की तरंग प्राकृतिक पुष्टि करती है। तो ये डेविसन और जार्मर ने जो किया था, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था और बताया था कि ये वेव नेचर शो करता है इलेक्ट्रॉन। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी यानी हाइसेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। पदार्थ का द्वैत प्रकृति के परिणाम स्वरूप वर्नर हार्सिंगबर्ग एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे, या फिर आप कह सकते हैं भौतिक विशेषज्ञ थे। 1927 में बहुत छोटे कणों की स्थिति और संवेग में समानांतर मापने का अनिश्चितताओं के बारे में एक सिद्धांत दिया। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत और बड़ा रोचक सिद्धांत है। इन्होंने बोला जो बहुत सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, सूक्ष्मदर्शी कण होते हैं, इनका आप स्थान और इनका आप संवेग यानी मोमेंटम एक समय पे नहीं बता सकते। अनिश्चित होता है कि एक समय पे आप इनकी स्थान भी बता दें और मोमेंटम भी बता दें। इसे कहते हैं, इसे हाइसेनबर्ग का अनिश्चितता का संबंध सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक छोटे कण की स्थिति और संवेग को एक साथ पूरी सटीकता या निश्चितता के साथ नहीं मापा जा सकता। यानी संवेग और स्थिति को एक साथ नहीं मापा जा सकता पूरी तरीके से, यानी आप निश्चित नहीं हो सकते इन दोनों को लेकर। आगे बढ़ते हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, यानी डेल्टा एक्स और ये क्या है, पी क्या है, मोमेंटम। अब यही तो कहा कि नहीं बता सकते। और एक्स क्या है, स्थिति का अनिश्चितता, और पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम। अब मास में तो कोई अनिश्चितता होती नहीं है, अनिश्चितता होती नहीं है, तो किस में होगी, संवेग में। तो डेल्टा एक्स डेल्टा एम वी यानी एम डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। याद रखेंगे इसे, किसके बराबर है, एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स स्थिति की अनिश्चितता, वेग की अनिश्चितता और संवेग की अनिश्चितता, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और इसको बोला गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आगे, न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित क्लासिकल मैकेनिक्स है। सफलतापूर्वक सभी दृश्यमान वस्तुओं की गति के वर्णन करता है, जैसे कि गिरता पत्थर, सूरज के चारों ओर ग्रहों की गति। यदि लेकिन यह विफल हो गया, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, यह विफल हो गया जब इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु जैसे सूक्ष्म कणों की बात करी, तो वहां पर न्यूटन के नियम नहीं लागू होते। यह मुख्य रूप से इस तथ्य की वजह से है कि क्लासिकल मैकेनिक्स विशेष रूप से उप परमाणु कणों और अनिश्चितता सिद्धांतों की दोहरी व्यवहार के अवधारणा को नजरअंदाज करता है। यानी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि इसमें उप परमाणु कण नहीं होते, इसके अंदर किसी भी तरीके की अनिश्चितता नहीं होती, इसके अंदर किसी भी तरीके का दो तरीय व्यवहार नहीं होता। विज्ञान की वह शाखा जो इस दोहरी व्यवहार को ध्यान में रखती है, उसे क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहते हैं, उसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स को 1926 में वर्नर हाइजेनबर्ग और एरविन श्रोडिंगर ने स्वतंत्र रूप से विकसित किया। तो क्वांटम मैकेनिक्स को किसने दिया, वाइजन हाइजेनबर्ग, वर्नर हाइजेनबर्ग और एरविन श्रोडिंगर ने। क्वांटम मैकेनिक्स को मौलिक समीकरण को श्रोडिंगर ने विकसित किया, यानी इसकी फंडामेंटल इक्वेशन दी, और उन्हें 1933 में भौतिकी, और इसलिए उनको 1933 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वांटम नंबर क्या होता है, अब समझ लेते हैं क्वांटम नंबर क्या होता है। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए चाहिए वह 4 पूर्ण क्वांटम संख्या। यानी अगर आप कोई भी एटम ले लो, उसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन को पूर्ण तरीके से परिभाषित करना है, तो हमें 4 संख्या चाहिए,
उन चारों संख्याओं के जोड़ को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। वह चारों संख्या कौन सी है? पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी मूल क्वांटम संख्या। यह वर्ण करती है कि इलेक्ट्रॉन किस कवच में आकर, यानी किस शेल में रहेगा, और में आकर आकार और ऊर्जा का वर्णन करती है, यानी उसके शेल के बारे में बताती है, और किस सेल में रहेगा और क्या ऊर्जा रहेगी, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। और इसकी जो संख्या होती है वो, इसको हम n से लिखते हैं, और 1 2 3 4 5 इसकी इसे संख्या दी जाती है। तो ये क्या बताता है? शेल बताता है। कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वहीं बात करें, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। यह इलेक्ट्रॉन क्लाउड के आकार और शेल में उप शेल की संख्या बताता है, यानी शेल के अंदर भी और शेल, जैसे के एल एम हो गए ना, इनके अंदर होते हैं उपशेल एस पी डी एफ। तो ये शेल के अंदर उपशेल बताता है, और इसको हम किससे लिखते हैं? एल से। और इसका मान 0 होता है, और इसको लिखते हैं एल इक्वल्स टू n-1। 0 से लेकर एल की संख्या कहाँ तक जाएगी? 0 से n-1 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा चुंबकीय यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लिखते हैं एम। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उपखलों को अभिसंसाधन निर्धारित करता है, यानी ओरिएंटेशन बताएगा कि कौन सा आगे है, कौन सा पीछे है। जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहते हैं ओरिएंटेशन में, तो ये ओरिएंटेशन बताता है। एम का मान होता है -l से +l, और या तो इसको लिखेंगे 2l+1। ये चीजें आप याद रखेंगे, क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिन क्वांटम नंबर, यह अपने कक्ष में चारों और इलेक्ट्रॉन स्पिन की दिशा में प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देगा, यानी इलेक्ट्रॉन किस दिशा में स्पिन कर रहे हैं। अगर +2 है तो घड़ी की दिशा में, और माइनस है तो घड़ी की विपरीत दिशा में। देखिए, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर एक समान नहीं होते। 3 होंगे, एक अलग हो जाएगा, 2 होंगे, 2 अलग हो जाएंगे। पर कभी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर एक समान नहीं होते, चाहे हम किसी एक परमाणु की ही बात क्यों ना कर लें। अब आता है ऑर्बिट, कक्ष। कक्ष एक परिभाषित वृत्ताकार पथ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्र के चारों ओर घूमता है। यह परमाणु का केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को समतल गति से प्रतिष्ठापित करता है। यानी ऑर्बिट क्या है? कि ऑर्बिट एक रास्ता है, वृत्ताकार पथ है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमता है। जो यह परमाणु के केंद्र के, यानी ये न्यूक्लियस की बात करें, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को समतल गति पे प्रतिष्ठापित करता है। किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n⁻², यानी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? इसमें हमने बात करी थी ना, 2n⁻²। इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। इससे ज्यादा रहते हैं, पर रहते 8 ही हैं। ये आपके ऑर्बिट हो गए, के एल एम एन, और ये क्या हो गया आपका नाभिकीय। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट ऑर्बिट, अभी मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। कैसे? और ये किससे बताया जाएगा? एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, 4, 8, 9 का अगर आप लेंगे तो 18, और इसका लेंगे तो आप क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 32। इस तरीके से आप ऑर्बिट में, कक्ष में बता सकते हैं कि कितने हमारे एटम हैं वो रहेंगे।
आगे देखते हैं। ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल वह त्रिआयामी स्थान होता है, यानी ये थ्री डायमेंशन है, जो नाभिके के चारों ओर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना अधिकतम होती है। यानी ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना जो है बढ़ जाती है। यह नाभिके के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को त्रियामी यानी थ्री डायमेंशनल गति की प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न ऑर्बिटल्स का आकार अलग अलग होता है, यानी जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं हर एक का आकार अलग अलग होता है। एस ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होगा, पी ऑर्बिटल का आकार डंबल आकार में होगा, और डी ऑर्बिटल का आकार डबल डंबल में होगा, यानी ऐसे करके। इस तरीके से, यानी ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये डी हो गया। एस का हमारा कक्षीय इस तरीके से हो गया जो है वृत्ताकार में, ये हमारा पी की है डंबल में, ये हमारा डी है देखिए डबल डंबल। इस तरीके से किसी भी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है ना। ये अभी हमने इसको लेकर चर्चा कर ली। पॉली एक्सकर्शन सिद्धांत जो है क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक परमाणु में के सभी चार क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि किसी एक परमाणु के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चारों क्वांटम नंबर जो है एक समान नहीं हो सकते, कोई ना कोई अलग होगा। हुंड्स का नियम क्या है? यह नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन को कक्षों में भरने की प्रक्रिया पहले एकल रूप से होती है, यानी पहले सिंगल पेयरिंग होगी, पहले एक भरा जाएगा, जब वह एक भरेगा तब दो भरे जाएंगे, यानी पहले एक एक करके भरा जाएगा फिर दो दो करके भरे जाएंगे। उदाहरण के तौर पे देखिए, इसमें एक एक कल करके देखिए, यहाँ पर क्या करा हुआ है इन्होंने, यहाँ खाली छोड़ दिया, यहाँ ये दो कर दिया, यहाँ दो कर दिया। ऐसे नहीं होगा, पहले एक साथ सब में एक एक आएगा, फिर उसके बाद दो। जैसे पी में दो थे तो एक दो, तीन थे, अब इसमें चार थे तो सबको एकल दिया, फिर उसके बाद भरा। पांच थे तो एक एक भरा, फिर एक एक करा। इस तरीके से आप जो है इसमें भरेंगे, पहले एक एक जाएगा, फिर उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी, यानी फिर दो का। अब आता है हमारा ऑफबाउस प्रिंसिपल। ऑफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। यह सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन उनकी बढ़ती हुई ऊर्जाओं के कर्मों के विभिन्न कक्षियों में भरे जाते हैं। यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अगर आप भरोगे तो उनको बढ़ते हुए ऊर्जा के करण में भरोगे। सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षीय पहले भरा जाएगा, फिर अधिक ऊर्जा वाला बढ़ा जाएगा। उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा कर्म के जो कक्षियों के कर्मों के अनुसार बढ़ा जाएगा। अब वही 1s2 2s2, तो ये आपको याद रखना है, 1s2 2s2 2p 3p 4s 3d 4p 5s 3d। तो इस तरीके से ये जो है भरा जाएगा। एस कक्षीय में एक यानी दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 आ पाएंगे, डी में 10 आ पाएंगे। भरने का तरीका पहले में सिंगल सिंगल, फिर पेयरिंग, सिंगल फिर पेयरिंग। एफ में 7 यानी 14, सिंगल फिर पेयरिंग। तो ये अभाव प्रिंसिपल हमारा लास्ट प्रिंसिपल था। तो इसी के साथ जो है हमारा ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ पर समाप्त होता है। तो जितने भी इसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़े और सीखे उनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से जो आपके परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। यही अधिक महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से समझिए और इन पे निरंतर जो है प्रयास करिए, अभ्यास करिए। जो भी आपने पढ़ा उसको अब तक समझिए। और इसके साथ साथ जो भी परीक्षाओं में जो परीक्षाएं जिनमें सामान्य विज्ञान पूछी जाती है उनके सवालों को देखिए, किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उन सवालों को देखिए, उनको हल करिए। वहाँ से आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हो उसको किस तरीके से आपको अभ्यास करना है। बाकी की आने वाली क्लास में हम आपका नया चैप्टर या नया अध्याय से आपका स्वागत करेंगे। तब तक के लिए आप इनको जो है अच्छे से रिवाइज करते रहिए, समझते रहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
बाकी का जो है हम अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।